हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही बेहद डरावनी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं अपनी फ्रेंड मीरा की एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मीरा की उम्र लगभग 16 साल की थी और वो बहुत ही समझदार और हंसमुख स्वभाव की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। मीरा जब भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने जाती थी तो सब कुछ भूल जाती थी। धीरे धीरे मीरा बड़ी हो रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल उसके खिलखिलाते चेहरे पर, उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते थे। मीरा की सहेली पायल कई बार उसे समझाती थी कि वह बाहर बाल खुले ना रखे और ज़ोर ज़ोर से ना हंसे, पर मीरा किसी की नहीं सुनती थी, बस अपनी धुन में ही सवार रहती थी। एक दिन मीरा और उसकी सहेली अपनी छत पर थे। उन्होंने दूर से कोई पतंग आती देखी तो बहुत ही बड़ा और चमकीला रंग था उसका, जिसे देखकर किसी का भी मन आकर्षित हो जाता। दोनों दौड़ते हुए किसी के घर के बगीचे में जा पहुँचे, जहाँ एक पीपल का पेड़ था। वो पतंग उस पीपल के पेड़ में फंस गई थी। दोनों सहेलियों ने बड़ी मुश्किल से उस पतंग को पेड़ से निकाला। दौड़ने के कारण मीरा के रेशमी बाल भी खुल गए थे और वो जोरों से हंसते हुए उस पतंग को निकालने लगी। अचानक मीरा को लगा जैसे उसके पीछे कुछ गिरा। उसने पलटकर देखा तो एक पेड़ की टहनी थी जो मीरा पर गिरी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। दोनों सब कुछ भूल गए। मीरा के बर्ताव में उस दिन के बाद से काफ़ी बदलाव आ गया था। अपने बालों को हमेशा खुला रखती थी और अक्सर घर से बाहर उसी पेड़ के आसपास घूमती रहती थी। अपनी माँ की भी बिल्कुल नहीं सुनती थी और धीरे धीरे उसकी माँ को कुछ ऐसा लगा जैसे मीरा में कुछ बदलाव आ रहा है। वह घर के कामों में भी अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करती थी, बस सारा दिन शीशे के आगे अपने आप को निहारती रहती थी और तैयार होती रहती थी। मीरा अब घर में किसी की बात भी नहीं मानती थी। सारा दिन अपने काम में ही खोई रहती थी। अक्सर अपनी सहेली पायल के साथ भी झगड़ा करती रहती थी। अब उसको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। कई बार तो उसकी माँ ने उससे पूछने की कोशिश भी की, पर मीरा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वह अपने आप में ही खोई रहती थी। एक दिन मीरा की माँ को उसकी पड़ोसन ने बताया कि पास में एक पीपल का पेड़ है जिसमें बहुत साल पहले किसी महिला की मृत्यु हो गई थी। दरअसल वह महिला अपने लंबे बालों को हमेशा खुला रखती थी और सारा दिन शीशे के सामने खुद को निहारती ही रहती थी। वह अपने घर का कोई काम भी नहीं करती थी। एक दिन उस महिला का पति घर जल्दी आ गया और उसने खाना भी नहीं बनाया था, जिसके बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि पति ने उसको हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी ने अपना सर पीपल के पेड़ से टकरा टकरा कर मार डाला अपने आप को। उसका पति भी गुस्से में बाहर चला गया। उसने पलटकर नहीं देखा। उसको लगा कि उसकी पत्नी चोट खाकर गिर गई है। आज भी वह महिला उसी पेड़ के आसपास घूमती रहती है। जब मीरा उस पेड़ के पास गई तो उसके लंबे बालों को देखकर वह महिला उसके बालों में रहने लगी। अब मीरा की माँ को समझ आ गया कि मीरा के बदलाव क्यों हो गया है। वह तुरंत ही पास के एक फ़कीर के पास गई और अपनी सारी बात बताई। उस फ़कीर ने उसे एक शीशी और ताबीज़ दिया और कहा कि इस ताबीज़ को मीरा के तकिए के नीचे रख देना और इस बोतल में मीरा के बालों को काट कर डाल देना।
मीरा की माँ ने यही किया और सुबह होते ही वह इसी में रखे हुए बालों को लेकर उस फकीर बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने जब बोतल में रखे हुए बालों को फूंक मारकर उसी पेड़ पर लटका दिया। अब मीरा भी धीरे धीरे ठीक होने, क्योंकि बाबा ने उस पेड़ पर उसी के बाल लटका दिए थे, जिस वजह से जो आत्मा मीरा के अंदर आ गई थी वो उसी पेड़ पर वापस चली गई। अब मीरा खुश रहने लगी थी और घर के कामों में भी मदद करने लगी थी। जब भी वह अपने सहेलियों के साथ अक्सर बाहर घूमने जाया करती थी तो उसके दिल में हल्का सा डर भी बैठ गया था कि कुछ बाहर हो न जाए, इसलिए वो अब अपने बालों को अच्छे से बांध लेती थी। मीरा की माँ आज भी उस घटना को जब भी याद करती है तो वो बहुत डर से जाती है। उसे यह डर सताता रहता है कि वह महिला आज भी उसी पेड़ के आसपास घूम रही है और ना जाने वह कब किस पर हावी हो जाए, और इसी डर से कई बार अक्सर पेड़ को ही देखा करती थी। उसी डर था कि जो मीरा के साथ हुआ वो किसी अन्य के साथ ना हो, इसलिए वह इस किस्से को जड़ से ख़त्म करना चाहती थी। तो इसलिए वह दोबारा उस फकीर के पास गई और उस महिला की मुक्ति के बारे में पूछने लगी। बाबा ने कहा, तुम्हें अगर सब कुछ हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना है तो पहले उस पेड़ को कटवाना होगा और उस बोतल में कैद बालों को किसी नदी में प्रभावित करना होगा, जिससे वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए मीरा की माँ ने ऐसा ही किया। उसने जल्द से जल्द इस पेड़ को कटवा दिया और उस बोतल को भी नदी में प्रभावित कर दिया। ये करने के बाद पीपल के पेड़ के भूत को हमेशा के लिए छुटकारा उन लोगों को मिल गया था। इस घटना से उनके जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि जब भी वह बाहर जाती थी तो उस घटना को याद करके उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। अब वह पेड़ कट चुका है और उनकी समस्या भी दूर हो चुकी है। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपको एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में बताऊंगी। ये घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पढ़ी लिखी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफ़ी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के कामकाज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर के आर पार से गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाक़ये के बाद सोनल की ज़िंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम सोनल को वह लड़की नज़र आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ ही जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ़ दूर करने के लिए लाख जतन किए। पूजा पाठ, हवन, दान, धर्म और अन्य सारे इलाज करके देख लिए, पर कोई मरहम सोनल का काम ना कर सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते हैं जैसे पुराना पाप सामने आ गया हो और पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन
से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े करके कॉलेज के ज़मीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई है तो समय आने पर उस पर पर्दा उठाना भी ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं शाहनवाज आप लोगों को जम्मू कश्मीर की बहुत सच्ची डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जो सच में हॉन्टेड है। कहा जाता है कि श्रीनगर में आर्मी क्वार्टर आत्माओं का वास है। ये जगह प्रेत बाधाओं के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि यहाँ भूत एक झलक दिखाकर ओझल हो जाते हैं। यहाँ आसपास के लोग दावा करते हैं कि यहाँ कुछ सेकंड के लिए भूत जैसी कोई परछाई या पारदर्शी शरीर जैसा दिखाई देता है और फिर वह आकाश में उड़कर ओझल हो जाता है। लेकिन जब वह आकाश में ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो अजीब और डरावनी सी आवाज़ें निकालते हैं। उड़ते हुए ये आत्माएं किसी चमकीली रोशनी की तरह चमक पैदा करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पिशाचों की आत्माएं हैं और इन्हें रात 1 बजे से 3 बजे के बीच देखा जा चुका है। ये दूसरी स्टोरी भी श्रीनगर की है। श्रीनगर के एक घर में लोगों ने वास्तव में एक जिन के होने का बात गौर की है। एक चश्मदीद ने बताया है कि आज तक जो भी घर के अंदर गया कुछ मिनट बाद उसके जूते बाहर फेंक दिए जाते हैं और उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चलता है। उन्होंने कहा है कि वह इस असामान्य घटना पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्हें तब पूरा यकीन हो गया जब एक दिन उन्होंने खुद उस घर के बाहर जूतों को उड़ते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा कि अंदर से अजीब और परेशान करने वाली आवाज़ें भी आ रही थी। ये भी माना जाता है कि जो भी इस प्रेत बाधित घर के अंदर जाता है वह किसी न किसी बीमारी से भी पीड़ित हो जाया करता है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कूनन और पोशपारा नाम के 2 गांव हैं। इन गांवों की कहानी और भी अधिक डरावनी है। इन गांवों को 2 महिलाओं की आत्मा ने प्रेत बाधित कर रखा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1991 की बात है। यहाँ कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। इनमें वो 2 महिलाएं भी शामिल थी। अब इस क्षेत्र में प्रेत रूप में रहती हैं और भटकती हैं और जिन लोगों ने इनका बलात्कार किया था उन लोगों को ढूंढती है और घमंडी और दुराचारी लोगों को मार डालती है। उत्तराखंड के पीरगढ़ नाम के गांव में अब्दुल और उसके साथी रहा करते थे। अब्दुल बेहद ही निडर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब्दुल अपने साथियों के साथ साहसपूर्ण बातें किया करता था और खेल में भी काफ़ी प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति था। वो गांव में कुछ दिनों से भूत के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। गांव के बाहर एक शमशान घाट था। वहां किसी के देखे जाने की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। अब्दुल के साथियों ने एक दिन इस बात की चर्चा शुरू कर दी। अब्दुल ने बड़े साहस के साथ कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारा वहम होता है। इस पर उसके साथियों ने अब्दुल से कहा कि भूत नहीं होता तो तुम क्या शमशान घाट में जाकर दिखा सकते हो? अब्दुल ने कहा क्यों नहीं, मैं भूत से नहीं डरता हूँ। शर्त हो गई। अब्दुल ने तय किया कि वह रात के अंधेरे में जाकर शमशान घाट में कील गाड़ कर आएगा और कील को वह सवेरे सभी को दिखाएगा। अमावस्या की काली रात थी। इतनी भयंकर काली रात की अपना हाथ ही ना दिखे किसी को। अब्दुल अपने दोस्तों के पास से उत्साह में शमशान घाट जाने को निकल गया। रास्ते में उसे कुछ संकोच और शंका होने लगी। लोगों की कहानियाँ उसके दिमाग में धीरे धीरे चलने लगी थी। उन्होंने शमशान घाट के पास किसी आत्मा को भटकते हुए देखा था
और ना जाने कितनी ही कहानियाँ अब्दुल के दिमाग में चल रही थी उस समय। किंतु वह लौट कर जाता तो सभी उसका मजाक बनाते और उस पर बहुत हंसते। अब्दुल अब शमशान घाट के पास पहुंचने वाला था कि उसके सामने एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। लौट कर जाने से जंग हंसेंगे और शमशान घाट का भूत अगर वो अंदर गया तो डराएगा। किंतु निर्भय होकर अब्दुल शमशान घाट जैसे तैसे पहुंचा और बात थी कि उसको जमीन में कील गाड़ने थे। वह नीचे बैठा, उसने धीरे धीरे कील को जमीन में गाड़ने शुरू किए। कील गाड़ने के लिए वह हथौड़ी साथ में लेकर आया था, किंतु हथौड़ी से आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहता था और उसकी आवाज़ कोई सुन न ले यह भी वो चाहता था। जैसे तैसे उसने हथौड़ी की सहायता से कील जमीन में गाड़ दिए और साहसपूर्ण भाव से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसके कुर्ते को कोई पीछे से खींच रहा हो, इसलिए अब्दुल बहुत डर गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था, जैसे कि कोई 8 फुट का इतना लंबा आदमी हो, और उसकी आंखें काले धब्बों जैसी थी और अंदर की ओर दबी हुई थी। अब्दुल ने उसको जैसे ही देखा, उसके होश आवाज़ पूरी तरीके से गुम हो गए। वह सीधा भागता हुआ अपने घर की ओर गया और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और फिर अपने दोस्तों को यह सारी बातें बताईं। अब्दुल उस घटना के बाद इतना डर चुका था कि वापस कभी वहाँ कब्रिस्तान की ओर नहीं गया। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। पितृपक्ष का समय था। एक ब्राह्मण अपने बहू पत्नी को विदा करने के लिए ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और वह पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी उस व्यक्ति को बताते हैं कि वह अपनी पत्नी को विदा करने ससुराल की ओर जा रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति बोलता है अभी तो पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह ब्राह्मण बेवाक होकर बोला, यह सब नियम ब्राह्मणों पर लागू नहीं होते हैं। वह आदमी करता भी तो क्या, वह चुप खड़ा हो गया। पंडित जी की खातिरदारी उनके ससुराल वालों ने खूब करी। विदाई के लिए लड़की के घर वाले मना करते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कन्या की विदाई नहीं हो सकती है। किंतु पंडित जी भी हट करने लगे कि विदाई आज ही होगी। ससुराल वालों ने कन्या की विदाई जैसे तैसे कर ही दी। पंडित जी कन्या को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते उस ब्राह्मण को प्यास लगी। वह एक कुएं के पास रुका और कुएं से पानी निकालने लगा। एक व्यक्ति पुनः ब्राह्मण के पास आता है और पानी पिलाने के लिए आग्रह करता है। पंडित जी जैसे ही कुएं में से पानी निकालते हैं, वह व्यक्ति पंडित जी को उठाकर कुएं के अंदर डाल देता है। वह व्यक्ति पंडित जी का भेष बनाकर कन्या को लेकर पंडित जी के घर निकल पड़ता है। घर पर कन्या का स्वागत हुआ। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लगभग 2 महीने बीत गए होंगे। पंडित जी भी कुएं में ही फंसे हुए थे। एक दिन कुएं के रास्ते एक व्यापारी गुजर रहा था। उसके बैलों के गले में टंगी हुई घंटी बज रही थी। घंटे की आवाज़ सुनकर कुएं से पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि मेरी सहायता की जाए। व्यापारी घबरा गया कि यह आवाज़ कुएं में से कैसे आ रही है, कोई भूत की तो आवाज़ नहीं है ये। डरते डरते व्यापारी कुएं के पास पहुंचा। पंडित जी ने उन्हें बताया कि वह किसी के धोखे अनुसार कुएं में फंस चुके हैं। व्यापारी की सहायता से पंडित जी बाहर निकलते हैं और वह अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां अपने ही भेष में एक व्यक्ति को पाते हैं जो उनके पिताजी के साथ कार्य कर रहा था। सभी गांव के लोग उस बहरूपिये को ही पंडित जी समझने लगे थे। इस पर पंडित जी ने अपना परिचय बताया कि मैं आप ही का बेटा हूँ, मगर पंडित जी के पिताजी कैसे मानते। 2 महीने तो उस बहरूपिये के साथ उनको अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर ही चुके थे, उनके साथ रह चुके थे।
सभी लोग पंडित जी ही समझ रहे थे उनको। अब क्या था, दोनों पंडित जी में झगड़ा शुरू हुआ कि मैं असली हूँ और तुम नकली। दूसरा कहे मैं असली और तुम नकली। इसका झगड़ा बढ़ता गया और राजा के समक्ष न्याय के लिए पहुंच गया। राजा ने कहा ठीक है, मैं न्याय करूंगा। इसके लिए एक ऊंचा चबूतरा बनवाया जाए और राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए। ऐसा ही हुआ। चबूतरा ऊंचा तैयार किया गया और सभी राज्य निवासियों को इस न्याय को देखने के लिए बुलाया गया। राजा अपने तय समय के अनुसार वहां पहुंच गया। उन्होंने एक लोटा भी मंगाया था। राजा ने दोनों पंडित जी को कहा। वह पुनः पूछा कि असली कौन है। इस पर राजा ने बोला कि जो भी सबसे पहले इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा, मैं उसको न्याय दे दूंगा। इस पर एक पंडित जी ने झट से उस लोटे में घुस गए। बस क्या था, राजा ने लोटा का मुंह बंद कर दिया। अब वह अंदर से चिल्लाने लगी कि राजा मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस क्या था, लोगों को भी पता चल गया था कि असली पंडित जी कौन है, क्योंकि मानव रूप में कोई भी व्यक्ति लोटे के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। वह भूत था जो पंडित जी के पितृपक्ष में किए गए कार्य का दंड देने उन्हें जीवन में शामिल हो गया था। इसलिए कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं नीरज आपको एक अपनी सच्ची डरावनी स्टोरी बताता हूँ। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं रोज़ उनकी पूजा करता हूँ और उनकी वजह से मेरी जान भी बची है। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और यह तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम खेतों में घूम रहे थे तो मेरे एक दोस्त है मगन, जो हमसे कहने लगा कि यार, उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने उससे कहा कि कोई गांव वाला होगा जो अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी वो हमें वैसे ही देख रहा था जैसे कि पहले। दोस्तों, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल था। हमने सोचा कि वहां जाके देखा जाए कि वो आदमी कौन है, पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो आदमी बड़ा ही अजीब लग रहा था। और सच बताऊं तो मुझे भी। हम सब ने घर वापस जाने की सोची और हम घर की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मेरे सब दोस्तों ने भी पाया कि वो वहाँ से गायब हो गया है। हम घरों की तरफ जाने लगे थे कि हमारी तरफ से तेजी से एक आदमी दौड़ के निकला। वो इतना तेज था कि हमने कुछ सोच समझ ही नहीं पाया कि वो था कौन। तभी मेरा दोस्त महेश जोर से चिल्लाया। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ पता। वो डरते हुए बोला, सामने देख, वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और जिसके बड़े बड़े दांत, उसकी आंखें काली और गहरी अंदर की तरफ घुसी हुई थी और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे और नाखून किसी चाकू से भी लंबे और तीखे लग रहे थे। उसको देखकर हम सभी ने अपने होश खो बैठे। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरे दोस्त महेश बोला, दोस्तों, अगर जिंदा रहना है तो जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। उसके कहने की ही देर थी कि हम हवा की तेजी से वहां से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरी समझ में आया कि अब तो जान गई, क्योंकि वो हमारी तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था। हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास के हनुमान जी के मंदिर में चले गए। हमने मुड़ के देखा तो वह तो हमें ही देख रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हम हिले तक नहीं। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां आ गए। उन्होंने हमारे चेहरे देखे और वो बोले कि तुम इतना डरे क्यों हुए हो। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी ने बोला, तुम लोग को भगवान ने बचा लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता।
उसके बाद पंडित जी ने हमारे सर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दी और कहा, अब घर जाओ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से हमने रात में खेतों की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम है और मैं आपको एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस आदमखोर भूत की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसके बारे में हमारे गांव के ही लोगों का मानना है। मेरा उस भूत से कभी भी सामना नहीं हुआ और अगर सामना होता तो आज मैं उस कहानी को बताने के लिए बिल्कुल भी जिंदा खड़ा यहाँ पर नहीं होता। लोग कहते हैं कि वो भूत घने जंगल में रहता है और रात को जानवरों का शिकार करता है। कई बार तो लोगों ने अजीबोगरीब तरीके की आवाज़ें भी उस जंगल में सुनी हैं। कोई भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता और लकड़ियाँ काटने वाले तो पास के गांव वाले जंगल में चले जाया करते हैं, पर उस गांव के जंगल से लकड़ी लाने की भी नहीं सोचते जहां वो आदमखोर भूत रहा करता है। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उस जंगल में खो चुके हैं और जो भी खोया है लौटकर वापस कभी नहीं आया, क्योंकि एक तो वो जंगल काफ़ी घना है और दूसरा वो आदमखोर भूत तो इंसान देखते ही उसे पल भर में मार देता है। ऐसे में किसी का भी उस जंगल से बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गांव वाले एक कहानी के बारे में बताते हैं कि एक बार उस भूत की मुठभेड़ हुई थी कुछ लोगों के साथ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ गांव वाले जा रहे थे अपने घरों की ओर एक बैलगाड़ी में बैठकर। तभी ही उनके बैल एक जगह रुक गए और आगे जाने से साफ इनकार करने लगे। ऐसे में उन सभी ने सोचा कि इनको क्या हो गया। उस समय वो कुल 5 लोग ही होंगे और सभी बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठे हुए थे। तभी उन्होंने जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर वह 5 और वो 2 बैल काफ़ी डर गए। उन्हें पता चल गया था कि यह वही आदमखोर भूत है और इसकी कहानी बिल्कुल सच्ची है। पर वह लोग जंगल में नहीं थे, बल्कि वो तो जंगल के कुछ 200 मीटर जितनी दूरी पर एक कच्ची पगडंडी से यात्रा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जोर से चिल्लाया कि बैलों की पीठ पर रस्सी को मारो, जिससे वो बैल तेजी से वहाँ से भागना चालू कर दे। और गांव में पहुँचने के बाद ही सभी लोगों ने चैन की सांस ली। वह सभी जंगल के बाहर थे और इसलिए बच गए थे। ये कहानी कुछ 50 से 60 साल पुरानी है। शायद अब कोई उस जंगल में जाने को भी नहीं सोचता, क्योंकि बहुत से लोग उस जंगल में जाकर आ गए हैं, पर सभी केवल दिन के समय ही गए थे और कभी भी रात के समय उस जंगल में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी उस गांव की आदमखोर भूत की कहानी। हाय दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं अपने दोस्त जिग्नेश की एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा। सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्रों के दिनों में अपने मित्र दीपक के साथ अपनी कार से सूरत से जामनगर आ रहा था। रात के 2 बजे होंगे और रात के समय होने के कारण रास्ता बहुत सुनसान और डरावना भी था। वह 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसके सामने करीब 100 मीटर दूर एक खूबसूरत औरत गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई दिखाई देती है। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था, जबकि दीपक उसके बगल में बैठा हुआ था। औरत को देखते ही वह गाड़ी धीरे करने लगा, जिस पर दीपक ने उसे टोका कि हाईवे पर इस तरह गाड़ी रुकवाकर लूटपाट करते हैं, इसलिए तुम गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। जिग्नेश नहीं मानता और औरत के पास गाड़ी ले जाकर रोक देता है। इसके पश्चात वो औरत को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक पीछे से औरत की हंसने की आवाज़ आने लगी। देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। दरअसल औरत एक चुड़ैल थी और अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ जाते उसकी चमकती हुई डरावनी आँखें और नाखून चाकू की तरह लंबे थे। शरीर पर मर्दों की तरह बाल भी थे।
जिग्नेश की चीख सुनकर दीपक गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगता है और उसको देखकर जिग्नेश भी जल्द से जल्द वहां से भागने की सोचता है और फिर जल्द से जल्द भाग भी जाता है। जिग्नेश एक गांव पर पहुंच जाता है जो कि पास ही में था और गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है, पर वो यही देखता है कि वहां पर सिर्फ गाड़ी ही थी, ना वहां पर दीपक था और ना कोई चुड़ैल। दीपक का अब भी कुछ पता नहीं चल पाता है और पुलिस भी छानबीन में कुछ नहीं पाती है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपने दोस्त उत्कर्ष की सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताऊंगा। उत्कर्ष गुजरात का रहने वाला था जो कि 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊंगा, जहां उसने 6 से 7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर गुजरात आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उत्कर्ष की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी जिसके काले घने लंबे बाल और सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी वो, और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी को बिल्कुल मत रोकना, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है, क्या पता कोई लुटेरिन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास भी पहुंच चुकी थी और जोर जोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये बहुत मुसीबत में हो। उत्कर्ष की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन उत्कर्ष ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए भी जा रही है, एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है, आप क्यों रो रही हो। तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर उत्कर्ष खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। उत्कर्ष सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह से ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ा और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी और फिर उसने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसने वह कांच भी तोड़ा। आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका माथा फूट गया था, खून बहुत सारा निकल रहा था और वह मर भी चुकी थी। तब उसने मुड़कर देखा कि वह औरत वही है। तब तो उसके होश ही उड़ गए और तभी उसका परिवार इकट्ठा होकर उसके पास आ गया। यह भयानक दृश्य सभी ने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने उनसे मदद लेकर अपने बच्चे को बचाया और कैसे उसने अपना माँ होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपने परिवार के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी की मौत करीबन 30 साल पहले ही हो चुकी थी। मरने के पहले मेरे दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वह मेरे दादाजी की कई सारी बातें जानती थी जो सबको वह बताना चाहती थी। इसलिए मेरे दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं था, पर जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे गांव वालों ने मेरे दादाजी के ये कारनामे के बारे में मुझको बताया, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ करता था। एक बार की बात है, मेरे दादाजी की बरसी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर
बुलाया गया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने सबसे पीछे खाना खाया और कामकाज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीतने के बाद मेरे चाचा जी अजीबोगरीब हरकतें और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। कभी हंसते तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। तब मैं बहुत डर गया था। तभी मेरे पिताजी ने बोला कि तुम सभी को नीचे ले जाओ, और मेरे पिताजी चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने बोला, आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तब चाचा जी के अंदर से लड़की की आवाज़ निकलने लगी जिसको मेरे दादाजी ने मारा था। उस लड़की ने मेरे चाचा जी के ज़रिए अपनी सारी कहानी मेरे पिताजी को बता दी कि कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति जल्द से जल्द दिलाइए। तब मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए और मानो उनके होश उड़ गए। लेकिन क्या करते, परेशानी से तो बचना ही था और कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे पिताजी किसी विद्वान पंडित को यहाँ बातों में फंसाकर ले आए। पंडित ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सक्षम हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और पंडित जी घर आए। फूल, माला, लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब सामान मंगवाकर पूजा करवाना शुरू कर दिए। 4-5 दिन पूजा हवन करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल गई और वह तब से आज तक हमारे परिवार में से ना तो किसी को परेशान किया और ना किसी को दिखी है। हम समझ गए कि शायद उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन जो हमारे दादाजी ने किया वह बिल्कुल दिल दहलाने वाला कृत्य था। हेलो दोस्तों, मैं मानसी आपको अपने फ्रेंड की बताई एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगी। ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम ज़्यादा होने की वजह से घर वापसी आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला था। वह अपने बाइक पे था। कुछ दूर चलने के बाद उसके बाइक को खराबी आ गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चले जा रहा था। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर अचानक से बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पिए जा रहा था। उस लड़के की एक खराब आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत पर नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं ये। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो या फिर मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्या मैं देख सकता हूँ? क्या आप मुझे भूत दिखा सकते हो साधु बाबा? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर भूत दिखाना ही होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसा स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। उसकी सांसें बिल्कुल तेज हो गई थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को कैसे न कैसे पकड़ ही लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे पतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक
तुम अपने हाथ के धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंखें खोलने को भी कहा। जब उस लड़के ने आंखें खोला तो वह जो देख रहा था उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं आ गई थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ ही दिन पहले मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा बिल्कुल छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुलाने लगा। उसको पीछे से कई तरीके की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद ही उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने घर में सोने चला गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बिल्कुल बीमार सा पड़ गया और वह लड़का पागल भी हो गया। जिसके बाद उसके माता पिता ने उसको कई जगहों पर दिखाया, जैसे कि पीर बाबाओं के यहाँ पर वह बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया और कुछ 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई।